हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो गर्मी की छुट्टियों में पहेली और बूझो अपने अंकल के घर जाते हैं। उनके अंकल एक फार्मर हैं और एक दिन उन्होंने क्या देखे, कुछ टूल्स देखे फील्ड में, यानी कि खेत में। कौन कौन से टूल्स थे? खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो, ये सारे के सारे टूल्स जो होते हैं वो फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो बूझो जानना चाहता है कि इन टूल्स को कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स अपना फूड खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये भी हमने पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स अपना ओन फूड सिंथेसाइज कैसे करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वो फूड सिंथेसाइज करते हैं। Animals including humans cannot make their own food, so where do animals get their food from? एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, हम कहीं ना कहीं प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। सो एनिमल्स को अपना फूड मिलता कहाँ से है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों होती है? इसके बारे में भी हमने बात किया था कि बहुत सारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमें फूड से मिलती है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out different body functions such as डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हमको प्लांट से भी फूड मिल जाता है, एनिमल्स से भी बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिल्क मिल जाता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, और दोनों से भी हम अपना फूड पा सकते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो हम सभी को क्योंकि फ़ूड की ज़रूरत होती है, तो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, हमारी कंट्री में इतने सारे लोग रहते हैं, उनको हम फूड कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो इसी के बारे में ये है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहेली कह रही है कि फ़ूड को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को खाना प्रोवाइड कराने के लिए लगातार खाने का प्रोडक्शन होता रहना चाहिए, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका रखरखाव अनाज का अच्छे से होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक को बहुत ज़्यादा दे दिया, किसी को मिला ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर आ जाते हैं। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। ये हमने पढ़ा है कि 10,000 साल पहले क्या होते थे, लोग घुमंतू होते थे। ये अपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे फूड के लिए, खाने के लिए और शेल्टर के लिए, यानी कहीं रहने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। रॉ फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को मारना स्टार्ट किया फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। धीरे धीरे जब वो और उनकी समझ विकसित हुई तो उन्होंने अनाज लगाने शुरू किए, क्रॉप्स लगाने शुरू किए। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. फसल क्या होती है कि जब एक ही तरीके के प्लांट्स को एक ही जगह पर लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उसे क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे कि वीट की फसल क्या होगी, क्रॉप क्या होगी कि जब हम वीट के प्लांट्स को एक ही जगह पर बहुत बड़े फील्ड में कल्टीवेट करें तो वो कहलाई जाएगी कि एक गेहूं की फसल है, ये वीट क्रॉप है। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। अलग अलग तरीके के क्रॉप्स होते हैं, कुछ अनाज होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ फल होते हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow। तो उनको अलग अलग सीजन्स में डिवाइड किया गया है जिसमें कि उनको ग्रो किया जाता है, सीज़न के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है।
इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन में काफ़ी डिफ़र करती हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है क्रॉप्स की, अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के ग्रो किए जाते हैं अलग अलग टाइप के क्रॉप्स। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, यानी कि इसके बावजूद, इस वाइड वैरायटी के बावजूद, दो क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है। काफ़ी ब्रॉड पैटर्न्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ये आपको हमेशा काम आएगा। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? वो क्रॉप्स जिनको रेनी सीज़न में ग्रो किया जाता है वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं। रेनी सीज़न जो है वो इंडिया के अंदर जून से सितंबर लगता है, और इसी सीज़न में खरीफ क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? जिनको कि विंटर सीज़न में उगाते हैं। अक्टूबर से मार्च इंडिया के अंदर लगता है विंटर सीज़न, और इसमें जो क्रॉप्स बोए जाते हैं वो रबी क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड्स दीज, इसके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल्स जो हैं उनको कब ग्रो कराया जाता है? उनको ग्रो करते हैं ड्यूरिंग समर्स। काफ़ी सारी जगहों पर समर में उसको ग्रो करते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यहाँ पर पूछ रहा है कि पैडी जो है उसको विंटर सीज़न में क्यों नहीं उगाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि पैडी को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, और वो वाटर मिल सकता है रेनी सीज़न के टाइम। बहुत ज़्यादा जब पानी बरसता है उस टाइम पर पैडी की फसल लगाई जाती है, राइस की फसल लगाई जाती है। सो इसीलिए पैडी को विंटर सीज़न में नहीं लगाते हैं। किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन से पहले फार्मर्स को उस दौरान कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर। आपने जो गार्डनर आते हैं, माली आते हैं, उनको भी ये स्टेप्स करते हुए देखा होगा, या आप खुद भी इन स्टेप्स को फॉलो करते होंगे जब भी आप कोई प्लांट लगाते होंगे। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। ये प्लांट लगाने से पहले जो एक्टिविटीज़ आप फॉलो करते हैं वही कहलाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले फार्मर्स सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सोइंग, उसमें बीज बोते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए उसमें मैन्योर ऐड करते हैं। देन इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फील्ड में क्रॉप के साथ में इधर उधर ग्रो कर रहे होते हैं, उनसे बचाना पड़ता है क्रॉप्स को। देन हार्वेस्टिंग, फसल को काटते हैं। एंड देन स्टोरेज। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सॉइल को टर्न किया जाता है जिससे कि वो लूज़ हो जाती है, यानी कि उसको प्लो करते हैं। प्लोइंग आपने सुना होगा, खेत जोतना जिसे कहते हैं। This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. क्या होता है, जब सॉइल को हम जोतते हैं, खेत जोते जाते हैं, तो उससे जब हम प्लांट लगाएंगे, कोई भी क्रॉप लगाएंगे, तो उसके रूट्स सॉइल में डीपली पेनिट्रेट हो जाएंगे, डीपली चले जाएंगे, और जो लूज सॉइल होगी वो रूट्स को ब्रीद करने में ईज़ प्रोवाइड करती है। आसानी से रूट्स चाहे जितना भी अंदर पेनिट्रेट हो जाए वो ईज़िली ब्रीद कर सकती हैं। वाई डज़ द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीद ईजिली। सॉइल के लूज होने से रूट्स कैसे ब्रीद करती हैं? द लूजनड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो भी सॉइल के अंदर अर्थवर्म्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है सॉइल की लूजनिंग से। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स, ये सब क्या होते हैं, फार्मर के फ्रेंड्स कहलाते हैं, क्योंकि एक बार जब आप फील्ड को प्लो कर देंगे, उसको जोत देंगे, तो उसके आगे का काम ये खुद करने लगते हैं। फर्दर सॉइल की टर्निंग और लूजिंग का काम अर्थवर्म और माइक्रोब्स करने लगते हैं, और साथ ही साथ सॉइल में ह्यूमस भी ऐड करते हैं। ह्यूमस जो होती है वो खाद होती है जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होती है, डेड लीव्स और वाटर से बनी हुई होती है। तो
इस तरीके से वो सॉइल में ह्यूमस भी ऐड करते हैं और फर्टाइल बनाते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, सॉइल को क्या ज़रूरत है टर्न और लूज़ करने की, उसको जोतने की, खेतों को क्या ज़रूरत है। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, सॉइल में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, उनको सड़ा देते हैं, और इस तरीके से जो डेड एनिमल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वापस से सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, एक बार जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में रिलीज़ हो गए तो वापस से प्लांट्स इसको रीयूज़ कर लेते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. अब चूँकि सॉइल के टॉप लेयर के कुछ सेंटीमीटर्स ही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, तो अगर हम टर्निंग और लूजनिंग कर देंगे सॉइल की तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो टॉप पर आ जाएगी और प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्रॉप कल्टिवेशन में। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing। तो सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग की प्रोसेस टिलिंग या प्लोइंग कहलाती है, खेतों को जोतना। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो जिसको आप हल कहते हैं। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन के बने हुए हो सकते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें पानी डालना पड़ेगा प्लो करने से पहले। The plowed field may have big clumps of soil called crumbs। जो plowed field होते हैं उनमें बड़े बड़े सॉइल के clumps होते हैं, जैसे बहुत सारी ग्रास होती है वो एक जगह बंच में कलेक्ट हो गई होती है, तो ये सब क्लम्प्स होते हैं। इसको जब आप रिमूव करते हैं तो साथ में बहुत बड़े मिट्टी के टुकड़े निकलते हैं, इन्हें क्रम्स कहते हैं। एंड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज़ फॉर इरीगेशन। इन क्रम्स को ब्रेक करना पड़ता है और फील्ड को लेवल करना पड़ता है, यानी कि फील्ड को बराबर करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम सो करेंगे फील्ड्स को और इरीगेशन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और लेवलिंग ऑफ सॉइल जो होती है उसको एक टूल की हेल्प से लेवल किया जाता है जिसको लेवलर कहते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी मैन्योर को सॉइल में पहले ही ऐड कर देते हैं, टिलिंग से पहले, प्लोइंग से पहले ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मैन्योर जो है वो सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाता है जब हम सॉइल को टर्न और लूज़ करते हैं, और जो सॉइल होती है वो मॉइस्ट हो जाती है बीज बोने से पहले। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या एग्रीकल्चरल टूल्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर ईल्ड। क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो, ईल्ड अच्छी हो, उसके लिए सॉइल क्लम्प्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीज बोने से पहले, और इसको कुछ टूल्स की हेल्प से किया जाता है। जो मेन टूल्स इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हैं प्लो, हो और कल्टिवेटर। सो प्लो की बात कर लेते हैं जिसे हम हल कहते हैं। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। इसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है, एंशिएंट टाइम्स से यूज़ कर रहे हैं सॉइल की टिलिंग करने के लिए, उसमें क्रॉप्स में फर्टिलाइज़र्स ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप्स के साथ में उग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, और सॉइल को टर्न करने के लिए। ये वुड से बना हुआ होता है और इसको एक पेयर ऑफ बुल्स जो है इसको चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर कोई अदर एनिमल जैसे हॉर्स और कैमल की भी हेल्प ली जाती है इसको ड्रॉ करने के लिए। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। तो इसमें हम डायग्राम में देख लेते हैं, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है आयरन की, प्लोशेयर, ये ट्रायंगुलर पार्ट है, और इसके बाद होता है इसमें प्लो शाफ्ट जो कि लॉन्ग लॉग ऑफ वुड से बना हुआ होता है। ये लॉन्ग लॉग है वुड का, इसको प्लो शाफ्ट कहते हैं। इसके एक एंड पर हैंडल होता है और जो दूसरा एंड होता है वो अटैच्ड होता है एक बीम से जिसको बुल्स के नेक पे रखा जाता है। ये बुल के नेक पे जो लॉग है इसको बीम कहते हैं, और इसका ये हिस्सा जो है बीम से अटैच्ड होता है। इसके बाद आगे देखते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो को ऑपरेट करने के लिए बुल का एक पेयर होना चाहिए, यानी 2 बैल होने चाहिए, और एक मैन मिल करके इसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays।
अब क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में जो वुडन प्लो यूज़ किए जाते थे, लकड़ी से बने हुए हल यूज़ किए जाते थे, अब वो तेज़ी से रिप्लेस हो गए हैं आयरन प्लोज से। यानी वो अब जो प्लोज यूज़ किए जा रहे हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं। अब हो की बात करते हैं। ये एक टूल होता है जिससे कि वीड्स रिमूव किए जाते हैं, सॉइल को लूज़ किया जाता है, और इसमें भी एक लॉन्ग रॉड होता है जो कि वुड का या आयरन का बना हुआ होता है। तो इसका भी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ये हो का डायग्राम है, और इसमें जो बेंट प्लेट होती है आयरन की, वो ये लगी हुई है। ये प्लेट जो होती है ब्लेड का काम करती है, और एनिमल्स ही हो को भी पुल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ कल्टीवेटर। आज के टाइम पे प्लोइंग ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स के थ्रू की जाती है। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे ही लगा हुआ होता है, और इससे क्या होगा, लेबर बचता है, यानी कि मेहनत कम पड़ती है और टाइम भी काफ़ी सेव होता है। इसलिए कल्टीवेटर्स का यूज़ ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है। सोइंग सोइंग यानी बीज बोना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइंग से पहले सीड्स का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी सीड्स गुड क्वालिटी के हैं, क्लीन है, हेल्दी है, अच्छी वैरायटी है सीड्स की। और फार्मर्स जो है वो वही सीड्स प्रेफर करते हैं जिनसे उनको हाई यील्ड मिलती है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है। सीड्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं? पहेली कह रही है कि एक दिन मेरी मदर ने कुछ ग्राम सीड्स, चने के बीजों को पानी में भिगो कर रखा। कुछ मिनट बाद कुछ सीड्स फ्लोट होकर पानी के ऊपर आ गए। तो पहेली सोच रही है कि ऐसा किस वजह से हुआ। तो इसका आंसर है कि जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं वो अंदर से हॉलो हो जाते हैं, यानी कि खोखले हो जाते हैं, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाते हैं। लाइट होने की वजह से वो फ्लोट होकर के वाटर के ऊपर आ जाते हैं। सो दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है सीड्स को, हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड सीड्स से अलग करने का। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। तो बीज बोने से पहले, बीज बोने के लिए जिन टूल्स का यूज़ होता है उनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो ट्रेडिशनली जो मेथड है सीड्स बोने का, वो एक फनल शेप्ड ये टूल के थ्रू किया जाता है। सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। इस टूल के नीचे 2-3 शार्प एंड्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर उसको फिक्स कर दिया जाता है, पियर्स कर दिया जाता है, और उसमें से सीड्स को पास कराया जाता है। तो कल्टीवेशन जो हो रहा है वो बैलों की हेल्प से हो रहा है, और साथ साथ में इस फनल को लेकर के उससे सीड्स पास कराया जाता है, सीड्स सो किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आज के टाइम पे सीड ड्रिल का यूज़ किया जा रहा है, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। ट्रैक्टर्स की हेल्प से सीड ड्रिल को चलाया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। एक ही गहराई में सीड्स लगे हुए होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर डालता है सीड ड्रिल सीड्स को। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। बीज बोने के बाद सीड्स कवर हो जाए सॉइल से, इस बात को इंश्योर करता है सीड ड्रिल, क्योंकि इससे क्या होगा, जो सीड्स हैं वो बर्ड से प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर सीड्स सॉइल में कवर नहीं होंगे तो बर्ड्स उनको उठा ले जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना सारा बीज बोने का। सोइंग बाई यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। इससे भी टाइम बचता है और मेहनत कम लगती है। बूजो कह रहा है कि देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है, और वहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स को छोटे छोटे बैग्स में लगा हुआ देखा। सो उनको इस तरीके से क्यों रखा जाता है? तो पहेली बता रही है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स को पहले नर्सरी में उगाया जाता है, जैसे पैडी यानी कि राइस। उसके बाद उनके सीडलिंग्स को, यानी छोटे पौधों को निकाल करके नर्सरी से फील्ड में बोया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। तो पहले नर्सरी में उनको प्लांट बना लिया जाता है, सीडलिंग बना लिया जाता है, और उसके बाद फील्ड में प्लेस करते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. Plants overcrowded ना हो जाए, फील्ड बहुत ज़्यादा घनी ना हो जाए, इसके लिए सीड्स के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या होगा कि जब दूर दूर रहेंगे सीड्स, तो जब प्लांट्स निकलेंगे तो वो भी थोड़ा दूर रहेंगे और उनको सफिशिएंट सनलाइट मिल सकेगा, न्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे, सॉइल से वो वाटर
अच्छी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर पाएंगे। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्लांट्स को रिमूव भी करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि हम सीड्स जब सो करें तो वो थोड़ा दूरी पर करें, थोड़े डिस्टेंस में करें, ताकि उनको रिमूव करने की ज़रूरत ना पड़े। Next point is adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. जब कोई सब्सटेंस को ऐड किया जाता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो सके, प्लांट्स हेल्दी हो सके, तो उन सब्सटेंसेस को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल से बने हुए होते हैं। बूजो कह रहा है कि मैंने एक फार्म में हेल्दी क्रॉप को देखा और उसका जो नेबरिंग फार्म था वहाँ पर जो प्लांट्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स दूसरों से बेटर ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जबकि आसपास के जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा वीक होती है। सॉयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉयल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. कुछ एरियाज़ में क्या होता है कि फार्मर्स एक के बाद एक क्रॉप सेम फील्ड में लगाते ही जाते हैं, कभी भी फील्ड को अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं, कभी भी फैलो नहीं छोड़ते हैं, यानी कि कभी भी उस फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अब आप खुद इमेजिन करिए कि वहाँ पर सॉइल का क्या हाल हो जाता होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स का क्या हाल होता होगा। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जब हम एक ही फील्ड में लगातार क्रॉप पर क्रॉप लगाते जाएंगे तो लगातार कल्टीवेशन की वजह से सॉइल न्यूट्रिएंट नहीं उसमें प्रेजेंट होंगे सॉइल के अंदर। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है सॉइल में, ताकि वो अपने फील्ड को दोबारा रिप्लेनिश कर सकें, अपने सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट रिच बना सकें। इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। जब अच्छी तरीके से मैन्योरिंग नहीं की जाएगी, लगातार आप प्लांट्स लगाते जाएंगे और कभी भी फील्ड को अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ेंगे, कभी भी उसमें आप मैन्योर नहीं डालेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो प्लांट्स वीक हो जाएंगे। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो भी प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, वो जब सड़ता है, डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, तब जो सब्सटेंस बनता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है और इसे ही मैन्योर कहते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपको पता ही है कि डिकम्पोजिशन जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फार्मर्स एक ओपन पिट में, यानी कि एक खुली प्लेस में एक गड्ढा खोद करके उसमें प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को डंप करते हैं और उसको फिर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है यही ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। क्लास 6 में आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा। वर्मी कंपोस्ट भी एक प्रोडक्ट होता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस का, जिसमें कि कुछ वेरियस स्पीशीज़ होती हैं वर्म्स की, कुछ कीड़ों का यूज़ करके डिकम्पोजिशन करवाया जाता है वेजिटेबल्स का या फूड वेस्ट का। तो उससे जो मिक्सचर क्रिएट होता है वो वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको मूंग या ग्राम के सीड्स लेने हैं, उनको जर्मिनेट करवाना है। 3 एम्प्टी वेसल्स हैं, उनको मार्क कर लीजिए A, B और C। ग्लास A में आपको सॉइल डालनी है जिसमें काउ डंग मैन्योर मिला हो। ग्लास B में जो सॉइल है उसके साथ यूरिया मिला करके डालना है और ग्लास C में सिर्फ सॉइल डालनी है बिना कुछ ऐड किए। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम। वो जो सीडलिंग्स हैं, वो जो ग्राम और मूंग की सीडलिंग्स थी, उनको प्लांट कर देना है और उनको वाटर देना है लगातार। 7 to 10 डेज़ तक उनके ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 1.3 में सीडलिंग्स ग्रो करने के लिए छोड़ दिए गए हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के साथ। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस। क्या जो ग्लासेस में प्लांट्स लगे हुए हैं वो सेम स्पीड के साथ ग्रो करेंगे। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन से ग्लास जो है उसमें बेटर ग्रोथ होगी प्लांट की और कौन से ग्लास में फास्टेस्ट ग्रोथ होगी प्लांट्स की, इसके बारे में बात करते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं।
और वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रेंट में ही रिच होते हैं, ठीक है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मैन्योर से किस तरह डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड K stands for potassium. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. फर्टिलाइज़र्स के यूज़ से फार्मर्स को क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिला है, यील्ड अच्छी होती है क्रॉप्स की, जैसे वीट, पैडी और मेज़ की। लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र्स का एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उससे आपकी सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइज़र्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्योंकि जब आप इरिगेशन करते हैं फील्ड्स के अंदर तो वो सारा का सारा जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो निकल कर कहीं रिवर में मिल जाते हैं। इस तरीके से वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. इसका मतलब है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए फर्टिलाइज़र्स को सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ किया जाना चाहिए विद ऑर्गेनिक मैन्योर, या फिर क्या करना चाहिए कि फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए, यानी एम्प्टी छोड़ देना चाहिए। दो क्रॉप्स के बीच में आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। जब आप मैन्योर यूज़ करेंगे तो उससे सॉइल का टेक्सचर अच्छा होगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी और सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट रिच बना देता है मैन्योर। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. Crop rotation एक मेथड है जिसका यूज़ करके हम सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट रिच बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, क्रॉप्स को अल्टरनेटिवली ग्रो कराना होगा। पहले नॉर्दर्न इंडिया में जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, पहले लिग्यूम्स ग्रो करते थे, यानी कि जो जिन फसल में फलियाँ होती हैं, बीन्स हैं, पीज़ हैं, ऐसे फसलों को पहले लगाते थे एज़ फॉडर, यानी कि चारे की तरह उसको यूज़ करने के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में वो वीट बोते थे। इससे क्या होगा कि जो लेग्यूम्स वाले प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है कि उनकी रूट्स में जो गांठें पाई जाती हैं उनमें राइजोबियम प्रेजेंट होता है, और राइजोबियम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर देता है, सॉइल में ऐड कर देता है नाइट्रोजन को, जिससे कि प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने पाती है। तो फार्मर्स को इस प्रैक्टिस से काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी अच्छी उनको यील्ड मिली होगी, उससे उनकी सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो गई होगी। इस वजह से वो इस क्रॉप रोटेशन के मेथड को यूज़ करते आ रहे हैं। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी बातें, और इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इवोक लर्निंग। थैंक यू।